नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे, मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के दो पेपर जो शामिल हुए हैं, एक पेपर 6 और एक पेपर 5, ये दोनों यूपी स्पेशल के पेपर हैं। इनका पेपर 6 का सिलेबस आपके सामने है और लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंज है, क्योंकि पहली बार जब कोई पेपर होता है तो उसके लिए हमारे पास मटेरियल नहीं होता है। और यूपी क्योंकि मेंस के दृष्टिकोण से कभी किसी ने पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें चैलेंज है। कुछ अगर डिस्कशन हम लोग कर लें, जैसे यूपी का इतिहास, यूपी का भूगोल, यूपी की राज्य व्यवस्था, इस तरीके से करके एक एक करके पढ़ लें, आंसर फॉर्मेटिंग कर लें और उसके बाद में कुछ आंसर राइटिंग हो जाए तो आपका ये पेपर काफ़ी आसानी से अच्छा हो जाएगा। ये जो 6th पेपर है, यानी कि यूपी स्पेशल का पेपर 2 है ये। अगर यूपी स्पेशल की दृष्टिकोण से देखेंगे तो यूपी स्पेशल की दृष्टिकोण से ये पेपर 2 है। तो इस पेपर में जो टॉपिक दिए हुए हैं उनकी संख्या 23 है। 23 टॉपिक्स में आप यहाँ पर देखेंगे तो शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था, राज्य बजट की प्रमुख विशेषताएं, बुनियादी ढांचा, भौतिक संसाधनों का महत्व, उत्तर प्रदेश का व्यापार वाणिज्य, ऐसे ही सारी चीज़ें इसमें 23 नंबर टॉपिक तक दी हुई हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें, जो टॉपिक्स हैं जिनको हमने रेड कलर से किया है, ये सारा सिलेबस ज्योग्राफी का है। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना प्रबंधन, जनांकिकी, जनसंख्या जनगणना, कृषि का व्यवसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन, ये 3 टॉपिक यहाँ। उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएं एवं उनका समाधान, उत्तर प्रदेश का भूगोल, भौगोलिक स्थिति, उच्चावच संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज अपवाह प्रणाली, वनस्पति, उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन एवं अधोसंरचना, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जलवायु, वन, घास मैदान, आर्द्र भूमि, उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास, पारिस्थितिक तंत्र, संरचना, कार्य, समायोजन, जीव जंतु एवं वनस्पतियाँ, उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौध उत्पादन और उत्तर प्रदेश में इनका प्रभाव। ये इतने टॉपिक आप कह सकते हैं डायरेक्टली ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी ऑफ यूपी। लेकिन कुछ टॉपिक और हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति, इसको आप ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं, एनवायरनमेंट में भी पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि एवं सामाजिक वानिकी, ये ज्योग्राफी का भी टॉपिक हो सकता है, एनवायरनमेंट का भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश में प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं इनके कार्य, ये एनवायरनमेंट का मुद्दा हो सकता है, आपका ज्योग्राफी का भी मुद्दा हो सकता है। इस तरीके से हम देखें तो 23 टॉपिक में 1, 2, 3 ये टॉपिक हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से और एक ये, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11, लगभग आधे टॉपिक तो डायरेक्टली ज्योग्राफी से रिलेटेड है। बाकी अगर आप देखेंगे तो इस पेपर में 1, 2, 3, 4 ये टॉपिक भी आप ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हैं। तो 15 टॉपिक आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड हो जाते हैं। बाकी इसमें बचता है, अगर आप ज्योग्राफी से अलग करके इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं तो इन्वायरमेंट बच जाता है और इकोनॉमी बच जाती है, ये 2 चीज़ें। तो ये पूरा पेपर जो मिलकर बना है वो ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी, इकोनॉमी भी यूपी की ही इसमें पढ़नी है, यूपी के संदर्भ में ही पढ़ना है क्योंकि यूपी का ही पेपर है। और तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है एनवायरनमेंट। एक चीज़ और कुछ लोग डिवीज़न कर सकते हैं, कहीं कहीं लोग कह सकते हैं कि कृषि शब्द आया है तो कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि फसल, ये बातें हुई हैं, लेकिन उसको एग्रीकल्चर के तौर पर अलग से पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो आप भूगोल में पढ़ लेंगे, उत्तर प्रदेश के भूगोल में, तो आपका काम चल जाएगा। तो इसी ज्योग्राफी में आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर भी जुड़ा हुआ है और इन्हीं चीज़ों से मिलकर ये पेपर बना हुआ है। तो पेपर 6 में पढ़ना क्या क्या है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी में आप एग्रीकल्चर भी पढ़ लेंगे तो ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे तोड़ के पढ़ेंगे तो ये आसान होगा। पहले जहाँ तक ज्योग्राफी की बात है तो ये पेपर फर्स्ट में आपसे जो जीएस का पेपर फर्स्ट होता था, तो जीएस 1 में यूपी का भूगोल भी इसी के साथ पूछ लिया जाता था।
और यूपी का भूगोल जो पूछा जाता था उसमें अभी तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं 2022, 21, उसके बाद में 20 और 19 और 18, ये 5 सालों के पेपर हम देखें तो 5 सालों के पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं आप देख सकते हैं, बहुत सामान्य से प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का सुधारण सहित विस्तृत विवरण दीजिए। फिर सिंचाई की ही बात 22 में पूछी गई थी, 21 में भी ये पूछी ही गई थी। कौन कौन से साधन हैं, कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका की व्याख्या कीजिए। और फिर है उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए और यहाँ पर कारकों की पहचान। फिर ग्रामीण अधिवास गंगा के मैदान में एक बार और भी पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योग और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का वर्णन। ठीक इसी तरीके से देखिए प्रमुख भौतिक प्रदेशों की बात की गई है, बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट की बात की गई है, फिर सिंचाई साधनों की बात की गई है। 5 सालों में 3 साल तो सिंचाई साधन ही इन्होंने पूछ लिए हैं, सिंचाई इनको बहुत प्रिय है और एग्रीकल्चर का आधार भी है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि यानी कि जनसंख्या से भी आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे शरणार्थियों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में बसने के लिए आकर्षित किया किन भौगोलिक कारकों ने, तो बसने के लिए कौन से भौगोलिक कारक हैं जिसने आकर्षित किया है। इस पर भी एक आप कह सकते हैं मानव भूगोल या अधिवास के बारे में चर्चा हो रही है। ये प्रश्न भी यूपी से ही रिलेटेड है। देखिए फिर एक लघु सिंचाई परियोजना, चौथी बार ये प्रश्न आया। गंगा मैदान में ग्रामीण अधिवास, दूसरी बार ये प्रश्न आया। खनिजों के बारे में भी पूछा गया। बुंदेलखंड एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक वितरण उसका दिखाना है, भौगोलिक विवरण उसका देना है। वैश्वीकरण एक कॉमन क्वेश्चन है, इकोनॉमी में भी आप पढ़ते हैं। और भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। और यहाँ पर एक प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति के बारे में, प्राथमिक लक्ष्य जो हैं उनका विवरण यहाँ पर देना है। पर्यटन नीति भी यहाँ पर पूछ ली गई है। तो सवाल आप देखेंगे तो ऐसे ही नेचर के सवाल अब भी पूछे जाएंगे। बस अब क्या होगा, पहले सवाल पूछने का स्कोप कम था, अब सवाल थोड़े से ज़्यादा पूछे जाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ सकती है। जैसे मैंने कहा कि 23 टॉपिक में आपके 11 टॉपिक डायरेक्टली और 4 टॉपिक और मिला दें तो 15 टॉपिक भूगोल से रिलेटेड हैं। तो 20 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनमें से 12 सवाल भी आप अगर भूगोल से तैयार करने की मतलब आप सोचते हैं कि तैयारी करें 12 सवाल, तो 12 सवाल आप वहाँ से पा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आधा पेपर लगभग भूगोल से रहेगा। अब बात आती है कि सिलेबस में तो ये चीज़ें जब दी गई तो सिलेबस में तो कुछ ऐसा ही दे दिया गया है, इस क्रम में इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐसा आप नहीं पढ़ सकते कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा पढ़ें, फिर जनांकिकी पढ़ें, फिर कृषि का व्यवसायीकरण। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश का भूगोल जो ये लिखा हुआ है, भौगोलिक स्थिति, उच्चावच संरचना, जलवायु, वहाँ की सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली, इस क्रम में आप इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। इसको जब आप पढ़ लेंगे फिर आप यहाँ के शक्ति संसाधनों के बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ के कृषि के बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ के जो ये ऊर्जा और गैर नवीकरणीय संसाधन हैं इनके बारे में पढ़ सकते हैं। फिर आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, अधिवास वाली चीज़ें एक साथ पढ़ लेंगे तो ये आसान भी होगा आपके लिए। एक क्रम से चीज़ों को पढ़ना समझना 2-3 दृष्टिकोण से अच्छा होता है। एक तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनता है और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप चीज़ों को जब समझते हुए चलते हैं तो तैयार बड़ी जल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से इसको आपको पढ़ना चाहिए। तो अगर हमको इसको तैयार करना है खास करके उत्तर प्रदेश के भूगोल को, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश की भू आकृतिक संरचना या भू आकृति विज्ञान जिसको कहते हैं, वो टॉपिक सबसे पहले हमको पढ़ना होगा। अब भारत की भू आकृति के बारे में तो आपने पढ़ रखा है, उत्तर प्रदेश की भू आकृति के बारे में आप क्या पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में आपको मैटर भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा पुस्तकें भी इस पर आपको नहीं मिलेंगी। बस भूगोल में जब आप पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं कि अक्षांशीय विस्तार के बारे में, उसका देशांतरीय विस्तार कितना है। आप बताते हैं कि भारत का एक उत्तरी सीमांत राज्य है जो उत्तर में फैला हुआ है, उधर नेपाल से सीमा मिलती है। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथा बड़ा सबसे राज्य है। ये बेसिक फीचर्स है। क्षेत्रफल आपको पता है 2,40,000 वर्ग किलोमीटर के बराबर है, 928 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। और कुल क्षेत्रफल देखा जाए देश का तो 7.33% क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के द्वारा आच्छादित किया गया है।
उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो ज़्यादा जनसंख्या गाँवों में रहती है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। विश्व का 5वां ये देश के रूप में भी आप इसको जानते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो ये बहुत सही है। आपने सीमा पढ़ लिया कि 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से 11 जिलों की सीमा मिलती है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया। प्रारंभिक परीक्षा में तो आपका काम इससे चल जाएगा, लेकिन जब मुख्य परीक्षा में आप आते हैं तो सबसे पहले तो आप एक काम ये करिए कि मैप जो है उत्तर प्रदेश का उसको बनाना सीख लीजिए। जब उत्तराखंड नहीं अलग हुआ था तो ऐसे घूमता हुआ शेर इस तरीके से इसका मैप हुआ करता था, लेकिन ये हट गया है। तो तब भी आप ऐसा कुछ इसको ड्रॉ कर सकते हैं बहुत आसानी से। कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट की तरह मैप बनाएं, लेकिन आप कुछ तो बना ही लें, ठीक है। इस तरीके से मैप आप बना के और प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मैप अगर आपने नहीं बनाया तो आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने आप वैसे मैप बना के प्राप्त कर पाएंगे। तो कुछ आप ऐसे मैप बनाने की कोशिश कर लीजिए। यहाँ पे तो मैं कोई भी मैप इंटरनेट से निकाल सकता हूँ, लेकिन आपको बनाना ऐसे सीखना है। मैप बनाने की बार बार प्रैक्टिस करिए। पेपर 5th और 6th में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हर एक क्वेश्चन में मैं आपको बताऊँगा कि मैप का उपयोग कैसे आप कर सकते हैं। मैप जब आप बनाइए तो मैप बनाते समय बार बार जब आप प्रैक्टिस करिए तो थोड़ा सा इसका सीमांकन कर लीजिए, किन राज्यों से सीमा मिलती है, तो कहाँ कहाँ कैसी थोड़ी सी इसकी जो सीमांत है, इसका सीमांत की संरचना कैसी है, थोड़ा आपके दिमाग में रहेगा। कहीं पे आपको वैसे नहीं लिखना है। प्राकृतिक सीमांत की अगर हम बात करें तो उत्तर में हमारे यहाँ ये शिवालिक श्रेणी पाई जाती है। अगर इसको आप इसके मैप में देखेंगे, भारत के मैप में, तो यहाँ पे देखिए ये शिवालिक सीमांत पूरा ये पाया जाता है। ये शिवालिक, ये हिमालय है ना, तो हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा शिवालिक रेंज यहाँ पर पाई जाती है ना। पश्चिम में आप जाएंगे, दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो वहाँ पे कैसे सीमा बनती है ना। आप इधर आएंगे तो विंध्यन श्रेणी उसकी सीमा बनाती है। पूर्व में जाएंगे तो गंडक नदी के द्वारा सीमा बनती है। दक्षिण में आप जाएंगे तो पूरा बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र आपको मिलेगा। और दक्षिण में आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये पूरा बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, यहाँ पर ये पूरे विंध्यन रेंज है, ये अरावली रेंज है, ये सब सीमा आपको बनाते हुए दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अभी ये क्लास में आपको नहीं करा रहा हूँ, अभी मैं टॉपिक एक शुरू करूँगा, एक टॉपिक कराऊँगा भी, लेकिन ये एक बेसिक तैयारी है जो सबको होनी चाहिए। जब आप मैप बना लेते हैं और ये मैप बना के थोड़ा बहुत आपको आइडिया होता है कि कहाँ पर क्या है, बहुत सुंदर मैप ना भी बने तब भी आप बना लीजिए। वैसे कोशिश कीजिएगा जितना अच्छा बन पाए, ये शेर की पूँछ वगैरह सब बना दीजिएगा, ये शेर की तरह ही है मैप रहता है। जैसा भी आप बना पाए, जितना मतलब आप कह सकते हैं ना, बेस्ट जितना कर सकें उतना कर लीजिए। सवाल जब आपसे पूछा जाए तो ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन जहाँ पर तनिक भी रिक्वायरमेंट हो, ज़रा सा भी रिक्वायरमेंट हो, तो वहाँ पे मैप डालने की कोशिश ज़रूर कीजिए, है ना। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो था वो पूर्व समय से आप देखेंगे तो एक ऐसा एरिया रहा है जो लोगों के लिए बसाव की दृष्टि से बहुत एक लालायित करने वाला क्षेत्र रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? उसका कारण रहा है कि यहाँ जो नदी, गंगा यमुना नदी प्रणाली, पूरी गंगा का जो क्षेत्र है, ये पूरा गंगा का मैदान है, इन कारणों से यहाँ पर उपजाऊपन पाया जाता है। इन कारणों से यहाँ पर आप कुछ भी थोड़ा बहुत अगर बो देंगे, जुताई हल्की फुल्की कर देंगे, तो अनाज उत्पादन हो जाता है। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि इसी से फिर बसाव होगा, इसी से फिर औद्योगिकरण की बात आएगी, इसी से फिर जनसंख्या बढ़ेगी। तो जितना जनांकिकी आपको पढ़ना है, जितनी जनसंख्या के बारे में बात करनी है, जितना शहरीकरण पढ़ना है, सब इसी से रिलेटेड है। कारण मूल में क्या होगा? मूल में कारण होगा कि यहाँ पर नदियाँ पाई जाती थीं, ये जो गंगा का मैदान था ये उपजाऊ था। तो दिमाग में ऐसी चीज़ों को रखिए। पूरा भारत आप देखेंगे तो गोंडवाना लैंड का भूभाग है, तो उत्तर प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का भूभाग हो जाएगा। इसको लिखने के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गंगा का जो मैदानी भाग है वो आप भारत के भूगोल में भी पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्लेस्टोसीन काल की रचना है, वहाँ से इसकी संरचना प्रारंभ होती है। तो प्लेस्टोसीन काल से जो संरचना इसकी प्रारंभ होती है, क्या वो आज बंद हो गई है?
भारत के भूगोल में आप क्या पढ़ते हैं, आज भी वो जारी है। दक्षिण के पठारों के बारे में आप पढ़ते हैं, जो पूर्व कैम्ब्रियन युग के पठार हैं, भारत के भूगोल में आपने पढ़ा है ना। तो वही होशियारी आप करिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी उसको बताइए। बहुत होशियारी के साथ, बहुत समझदारी के साथ ये पेपर आप तैयार करिए तो बहुत कम एफर्ट में आपका तैयार हो जाएगा। पेपर फर्स्ट में जो भूगोल आप पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल जो आप पढ़ रहे हैं, विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही लग जाएगा। कुछ इसकी विशेषताएं होंगी, वो हम आप डिस्कस कर लेंगे, तो आसानी से आपका वो पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। अब जैसे पहला टॉपिक, उत्तर प्रदेश की भूआकृतिक संरचना। अगर इसमें प्रश्न पूछ लिया जाए सीधे, उत्तर प्रदेश की भूआकृतिक संरचना पर टिप्पणी कीजिए, यह भूआकृतिक संरचना की विशेषताएं बताइए, प्रश्न पूछा जाता है ना। एक प्रश्न और यहाँ पर पूछा जाता है, भूगर्भिक संरचना। तो दोनों में अंतर है। अगर आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश की, हेडिंग डालिए, उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना। तो उत्तर प्रदेश की जो भूगर्भिक संरचना है, इसके बारे में आप क्या लिखेंगे। जो मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश भारत की तरह, जैसे भारत आप कहते हैं ना, गोंडवाना लैंड का भाग था, तो गोंडवाना लैंड का कॉन्सेप्ट यहां भी काम करेगा। गोंडवाना लैंड का ये भाग था, और गोंडवाना लैंड का जो खिसकाव हुआ वो किधर हुआ, उत्तर की ओर हुआ। तो उत्तर प्रदेश भी उसी में तो स्थित है। गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश गंगा के मैदानी क्षेत्र में ही स्थित है। तो गंगा का मैदानी क्षेत्र, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, इसका प्लिस्टोसीन काल से निर्माण प्रारंभ हुआ, और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। जब आप दक्षिण में जाएंगे, पठारी एरिया में जाएंगे, तो दक्षिण में जो पठारी प्रदेश स्थित है वो कैम्ब्रियन काल का है। दक्षिण का पठारी क्षेत्र ये की पॉइंट है, और ये कब, कैम्ब्रियन काल से इसका निर्माण प्रारंभ हुआ, है ना। पूर्व कैम्ब्रियन युग कहते हैं उसको। तो पूर्व कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ, और ये मुख्य रूप से निर्मित किससे है, तो ये निर्मित है विंध्यन शैलों से। विंध्यन शैलों से ये निर्मित है। ये विशेषताएं आपने याद कर ली। आज भी विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, उसमें इसके प्रमाण आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए 125 शब्दों में, तो आप लिखिए कि उत्तर प्रदेश में केवल विंध्यन, गोंडवाना यही नहीं मिलती हैं। आर्कियन, विंध्यन, गोंडवाना, टर्सरी, क्वार्टररी, हर तरीके के शैल समूह पाए जाते हैं। कम ज़्यादा पाए जाएंगे। तो यहाँ पर कौन मिलेंगे, आर्कियन में मिलेंगे। दो मैंने आपको बताया कि विंध्यन यहाँ पे मिलेंगे ही, गोंडवाना यहाँ पे मिलेंगे ही। गोंडवाना मिलेगा, विंध्यन मिलेगा, टर्सियरी मिलेगा, क्वार्टनरी शैल समूह भी यहां पर आपको मिल जाएगा। क्वार्टनरी ये शैल समूह हैं जो आपको यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन काम इससे नहीं बनेगा। अब आर्कियन जो शैल समूह है, ये कहां पाया जाएगा। आर्कियन शैल समूह आपको देखना हो तो आप जाइए यहां पे ललितपुर में। ये जो ललितपुर का एरिया है, यहां आप चले जाइए, आपको आर्कियन, ये सोनभद्र है, तो सोनभद्र और ललितपुर में यहां पर आर्कियन शैल समूह की चट्टानें आपको मिल जाएंगी। वहां पे आप नोट करते चलिए। प्राचीनतम संरचनाएं हैं, आर्कियन सबसे प्राचीनतम संरचनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में पाई जा रही हैं। प्राचीनतम संरचनाएं वही आर्कियन होंगी।
तो अगर आर्कियन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आर्कियन जहां पे मिलेगा तो इतना आपको पता होना चाहिए कि नीस चट्टाने यहां पर मिल जाएंगी, आपको सिस्ट यहां पर मिल जाएंगे, ग्रेनाइट आपको यहां पर मिल जाएगी, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, नीस सिस्ट ग्रेनाइट ये सब मिल जाएंगे। तो बहुमूल्य खनिज इन्हीं आर्कियन चट्टानों में मिलते हैं ना, भारत में भी मिलते हैं। तो जब खनिज की बात आती है तो हमको उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में जाना पड़ता है कॉन्सेप्ट। तो चाहे यूरेनियम की बात हो, चाहे हीरे की बात हो, अन्य बहुमूल्य खनिजों की बात हो, ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको सब मिलेंगे कहाँ? इधर ही दक्षिण वाले पठारी क्षेत्र, ये हाँ दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है उधर ही मिल जाएंगे। खास करके जब आप ललितपुर और सोनभद्र खनिजों में पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा नाम यही आता है। ठीक है, मोटे दानेदार रवेदार वहां पे चट्टानें पाई जाएंगी। गोंडवाना, अब गोंडवाना जो सैल समूह है, भारत में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस जो युग है, कार्बोनिफेरस युग में वहां से लेके आप चले आएंगे जुरासिक काल तक। तो इस काल के अवसादों के निक्षेपण से गोंडवाना सैल समूह का निर्माण हुआ और इसी को ये परतदार जो अवसादीय सैल समूह है इसको गोंडवाना सैल समूह के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको देखना है तो आपको गोंडवाना मिलेगा कहाँ? गोंडवाना भी आपको जाना पड़ेगा वहीं, आप चले जाइए मिर्जापुर, सोनभद्र है ही है, थोड़ा सा और इसके इधर आइए ये चित्रकूट, चित्रकूट में मिल जाएगा। चित्रकूट एमपी के बिल्कुल बॉर्डर पे है ना, ये देखिए प्रयागराज से भी बॉर्डर मिलता है। ये सब तो आप पीटी में पढ़ते ही रहते हैं। तो चित्रकूट, प्रयागराज, ये पूरा जो एमपी का बॉर्डर है, मिर्जापुर, ये पूरा एरिया, ये गोंडवाना सैल समूह वाले चट्टान यहाँ पे पाए जाएंगे। और अगर गोंडवाना की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोयला मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत लौह अयस्क भी मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत लौह अयस्क भी मिलेगा, लेकिन गोंडवाना है तो कोयले की बात आ जाएगी। प्रयागराज को आपने पढ़ा है प्रारंभिक परीक्षा में, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, बलुआ पत्थर यहाँ पर मिल जाएगा, चीका मिट्टी यहाँ पर मिल जाएगी, चीका ये भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो कोयला, बलुआ पत्थर, चीका यहाँ पर मिल जाएगी। जब खनिज आप पढ़ेंगे, एक टॉपिक जब आप तैयार करिए तो कई टॉपिकों के बारे में पैरेलल आप सोते रहिए। अगर ऐसा नहीं सोच पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये मिल जाएगा। अगला आपका यहाँ पर आता है विंध्यन, जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, भारत में आपने पढ़ी है ना। प्रायद्वीपीय भारत के और मैदानी भारत के, प्रायद्वीपीय और मैदानी भारत के मध्य में विभाजक का कार्य करती हैं जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। इस मैप में आप देखिए इसको, विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं ये दोनों के बीच में आपको मिलेंगी। यहाँ पे देखिए, ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत और ये मैदानी भाग है, इसके बीच में यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें मिल रही हैं, यानी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में मिलेंगी। जो कडप्पा सैल थी, कडप्पा सैल के अनाच्छादन से टेथित सागर में जो निक्षेप एकत्रित हुआ था, उस निक्षेप के उत्थान के कारण विंध्यन सैलों की रचना हुई। खास करके जब उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो इसको आपको बघेलखंड और बुंदेलखंड, ये जो पठारी क्षेत्र हैं, यहाँ पर विंध्यन सैल की चट्टानें मिल जाएंगी। यहीं पर आपको मिलेगी कैमूर पर्वत श्रृंखला। तो जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है, कैमूर, और मैंने आपसे कहा कि बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये दो, ये क्या है? ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। ये कैसी चट्टानें हैं? ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है।
आगे बात करें टर्शियरी की, तो जो टर्शियरी है वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, साथ में पूरे उत्तरी भारत की हम बात करें, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे उत्तरी भारत की, तो टर्शियरी काल की जो भूगर्भिक संरचना है उसी के द्वारा जो हमारे यहाँ नदियों का बहाव है उसकी दिशा तय हुई है। और वर्तमान में जो जीव हैं, वर्तमान जीवों से उनके जीवाश्मों की जो हम बात करते हैं, तो इन चट्टानों में वर्तमान जीवों से आप कह सकते हैं कि संबद्ध जो जीवाश्म हैं वो पाए जाते हैं। कहने का मतलब टर्शियरी जो है वो अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। टर्शियरी समूह की जो चट्टानें हैं और उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, हिमालय की श्रेणियों से जो लगा हुआ हिस्सा है, यहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। हिमालय श्रेणियों से लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर आपको, ये पूरा उत्तरी भारत भी इसमें आता है, तो उत्तर प्रदेश में ही है। टर्शियरी काल में टेथिस सागर के ऊपर जो अवसाद जमा हुए थे, उन्हीं अवसादों में जब उठान हुआ, वो उठे, तो उसी समय हिमालय का निर्माण हुआ था। तो उसी समय की ये चट्टानें हैं। टर्शियरी काल में उत्तरी भाग की जो हिमालय श्रेणियां हैं उनका भी निर्माण हुआ और उन्हीं से लगा हुआ ये क्षेत्र है, तो ये भी उसी से संबद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया सामान्य सा परिचय जो भूगर्भिक संरचना हमारे यहाँ की है। ठीक है, अब भूगर्भिक संरचना, हाँ एक और छूट गया है इसमें, क्वाटरनी समूह की चट्टानें। ये जो छूटा है क्वाटरनी समूह की चट्टानें। क्वाटरनी समूह की चट्टानें जो है ये बिल्कुल नवीन निक्षेप है। अगर सबसे नवीन आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल न्यू अगर बात की जाए तो यही है जो सबसे नया निक्षेपण हुआ है। तो नए निक्षेपण के कारण इसमें जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट जो जीवाश्म होंगे वो आपको मिल जाएंगे। वर्तमान प्रजातियों की जीवाश्म इसमें आपको मिल जाएंगे। उत्तरी भारत के मैदानी भाग में आपको क्वाटरनी समूह की चट्टानें मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा उसी में आता है। ठीक है, जो आप देखते हैं जलोढ़ मैदानों की बात करते हैं, आप बांगर की बात करते हैं, आप खादर की बात करते हैं। भाई बांगर और खादर ऐसा नहीं है कि ये एक बार बन गए फिर से अब नहीं बनना है या नष्ट नहीं होना है। भाई खादर का निर्माण तो वर्तमान में भी चलता रहता है। जलोढ़ मैदान हर बार बनते बिगड़ते रहते हैं। तो सबसे लेटेस्ट नवीन निक्षेपण इसी के अंतर्गत आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जो सबसे नवीन निक्षेपों की बात की जाए तो क्वाटरनी समूह की चट्टानों के अंतर्गत पाए जाते हैं। एक आपका ये तैयार हो गया उत्तर प्रदेश की जो ये भूगर्भिक संरचना थी। उत्तर प्रदेश की जो भूगर्भिक संरचना है इसको आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। जो शैल समूह यहाँ पर पाए जाते हैं इनके बारे में आपने पढ़ लिया। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया था। उत्तर प्रदेश की जो भूआकृति है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भौतिक प्रदेश, भौतिक क्षेत्र, ठीक है, इसके अंतर्गत दूसरा जो प्रश्न बनता है वो आपसे पूछ लिया जाए भौतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन। दो रूपों में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ भौगोलिक विभाजन लिखा है, एक और टर्म यूज किया जा सकता है भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन में आप क्या लिखेंगे अगर ये प्रश्न आपसे बनता है? भौतिक विभाजन में आप क्या लिखेंगे? जब भौतिक विभाजन आपसे कहीं भी पूछा जाए तो आप ये समझ लीजिए कि ये अध्ययन करने के लिए भौतिक क्षेत्रों को डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर उद्देश्य होता है कि पूरे क्षेत्र का हम अध्ययन कैसे कर पाए। ठीक है, तो अध्ययन की दृष्टि से ही एक शब्द आप इसको यूज कर सकते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से पूरे क्षेत्र को बांट दिया जाता है भौतिक विशेषताओं के आधार पर। इसीलिए इसको भौतिक विभाजन या भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, तो भौगोलिक विभाजन के नाम से इसको जाना जाता है। कई स्रोत हैं जहां पर यह आपको मिलेगा कि ये 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। जो क्षेत्र है ये 3 प्रकार के, 3 प्रकारों में इसको बांट दिया जाता है। एक है भावर का तराई प्रदेश पहला, दूसरा है गंगा का मैदानी प्रदेश और तीसरा है दक्षिणी पठारी प्रदेश।
कहीं कहीं पर एक चौथा विभाजन भी आपको मिल जाएगा। 3 कई जगह पे मिल रहा है, क्योंकि इस पे कोई बहुत एथेंटिक बुक नहीं है, तो एक चौथा विभाजन भी आपको मिल जाता है। और वो चौथा विभाजन है जिसको कहीं कहीं पे, यहाँ ये वाला जो हिस्सा है, ये सहारनपुर का शिवालिक तलहटी क्षेत्र है। सहारनपुर में ये मिलता है, सहारनपुर का शिवालिक तलहटी क्षेत्र। लेकिन ये हर बुक में आपको नहीं मिलेगा, बुक ही बहुत कम है। शिवालिक तलहटी क्षेत्र कहीं पर आपको ये मिल सकता है। बेसिकली आप 3 लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैप की बहुत सख्त ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। अगर यहाँ पर आपने मैप नहीं दिखाया तो आपका काम नहीं बनने वाला है। ये जो पूरा एरिया है, ये 4 नंबर सहारनपुर का शिवालिक तलहटी क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ से लेके फिर ये पट्टी ऐसे शुरू होगी, और सॉरी, यहाँ पर एक सीधी लाइन आप खींच दीजिए, यहाँ तक चले आइए। ये जो पूरा एरिया है, इसको मैं एक कलर दिए दे रहा हूँ, किसी कलर से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर ये क्षेत्र है आपका भाबर तराई क्षेत्र, ब्लू कलर से हम दिखाई दे रहे हैं। ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर ये पूरा कवर्ड रहेगा। ये जो पूरा एरिया है ये आपका तराई क्षेत्र हो गया। इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं 1 नंबर से, 1 नंबर से। और जस्ट उसके नीचे सबसे जो विस्तृत मैदान पाया जाएगा, यहाँ का ये जो उभार है, यहाँ से ये कट पकड़िए इस जगह पे, और यहाँ से सीधे ऐसे चले आइए, और यहाँ पर जो ये डाउन है यहाँ पर मिला दीजिए। इसको दूसरे कलर से हम दिखा लेते हैं। ये कलर हम ले लेते हैं गंगा का मैदानी प्रदेश, कुछ ग्रीन कलर से इसको दिखा देते हैं। तो ये वाला पूरा एरिया, मैप जरूर बनाइएगा आंसर में, ये गंगा वाला एरिया हो जाएगा। ये आपका 2 नंबर है। और फिर नीचे आएंगे तो ये पूरा जो शेष बचा, ये पठारी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? ये पठारी क्षेत्र है। ये पूरा एरिया जो आपका आ रहा है यहां पर, ये आपका पठारी क्षेत्र है, 3 नंबर। तो किसी किसी बुक में ये मिलेगा नहीं, तो ये भाबर और तराई प्रदेश में ही जोड़ लिया जाता है पहला वाला एरिया। इसको भी हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये बेसिकली ये एरिया यहीं तक पाया जाता है, ये इतना, ठीक है। तो बाकी ये वाला पूरा एरिया तो तराई वाले में आ जाएगा। और यहाँ ऊपर का जो हिस्सा है ये यहाँ पे, तो ये एरिया आपका सहारनपुर का शिवालिक तलहटी वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये एरिया बेसिकली यहाँ तक ये पाया जाएगा। इसको आप 4 नंबर कर दीजिए, 4 नंबर कर दीजिए, और बाकी ये 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर। इस तरीके से उत्तर प्रदेश का हम भौगोलिक विभाजन करते हैं। लेकिन भौगोलिक विभाजन में जब आप मैप दिखा देंगे तो क्षेत्र तो आपने दिखा दिया, लेकिन आपको कुछ विशेषताएं भी लिखनी पड़ेंगी। जैसे पहला आपने यहाँ पे लिखा है भाबर व तराई क्षेत्र। भाबर और तराई क्षेत्र आपने उसमें भी पढ़ा है, भारत के भूगोल में। भारत के भूगोल में और यहाँ पर अंतर ये होगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र विस्तृत है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले भाबर क्षेत्र की अगर हम बात करें, ये भाबर होता है, भाबर क्षेत्र, ठीक है, जो ये वाला क्षेत्र है, ये इसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला भाबर एवं तराई क्षेत्र। तो भाबर एवं तराई क्षेत्र में भाबर क्षेत्र क्या है या तराई क्षेत्र क्या है, सबसे पहले विस्तार बताएंगे। किसी भी चीज़ को जब आप भूगोल में बताइए तो विस्तार उसका बता दीजिए। तो यहाँ पर पाई जाती है शिवालिक पहाड़ियाँ, ये शिवालिक पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। तो यहीं पर इसके समानांतर उत्तर प्रदेश के अलावा भी इधर विस्तार है इसका, लेकिन उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो शिवालिक पहाड़ियों के समांतर संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जो लंबाई उत्तर में पाई जाएगी उसमें भाबर क्षेत्र आपको मिल जाएगा। और भाबर क्षेत्र बिल्कुल शिवालिक से सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर ये शिवालिक रेंज है, ये जो रेंज है वो शिवालिक रेंज है, ये शिवालिक है।
और यहीं पर आपको ये विस्तृत क्षेत्र मिल जाएगा, ये भाबर वाला, बिल्कुल इससे सटा वाला क्षेत्र, भाबर क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा। भाबर क्षेत्र यहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे? सहारनपुर से ये शुरू हो रहा है, ये जो स्टार्ट हो रहा है ये सहारनपुर से स्टार्ट हो रहा है। और इधर आप पूरब में जाएंगे तो ये पूरा कुशीनगर, यहाँ पर आपका पड़ता है कुशीनगर, तो कुशीनगर तक ये आपको क्षेत्र विस्तृत मिल जाएगा। कहाँ तक मिल जाएगा? कुशीनगर तक। ठीक है, ये कुशीनगर तक इसका विस्तार मिल जाएगा। ये कुशीनगर लिखा है, मैं इधर लिखे दे रहा हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। ये कुशीनगर है, समझ लीजिए सहारनपुर से कुशीनगर तक ये पूरा विस्तृत है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा पाई जाती है और इधर आते आते यहाँ पर जब ये पहुँचेगा तो इसकी चौड़ाई जो है वो कम हो जाती है। इसकी चौड़ाई यहाँ पर इधर ज़्यादा पाई जाएगी और इधर पूरब में आते आते कम हो जाती है। तो पश्चिम में यहाँ पर चौड़ाई जो है वो 34 किलोमीटर तक पाई जाएगी। बिल्कुल ये लगा हुआ, शिवालिक के लगा हुआ क्षेत्र है और पूरब में जाके ये कम हो जाती है। ढाल यहाँ पर कम होती है। हिमालय की जो नदियाँ होती हैं, हिमालय की नदियों की गति यहाँ पर आके धीमी हो जाती है और नदियाँ भारी मात्रा में धीमी गति हो जाने के कारण अपने अवसादों का निक्षेपण यहाँ पर कर देती हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ पर ढाल कम होती है, ऐसे इसको लिखिए, ढाल कम होती है। ढाल कम होने से जो नदी है, नदी की गति, कई नदियाँ हैं, नदी की गति कम हो जाएगी और नदी की गति कम होने से अवसादों का निक्षेपण यहाँ पर हो जाएगा। अवसादों का निक्षेपण यहाँ पर नदियाँ कर देंगे। तो ये जो अवसाद निक्षेपित हो जाते हैं, ये कई बार इतने अवसाद होते हैं कि इसमें छोटी छोटी नदियाँ गायब हो जाती हैं। अवसादों के बीच में ही उनका जल गायब हो जाता है, भूमिगत हो जाती हैं। गायब होने का मतलब यह है कि ऊपर से अवसाद है और अंदर से जल बह रहा है, तो यहाँ पे नदी गायब हो जाती है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि नदी विलीन हो जाती है, नदी गायब होने की स्थिति में आ जाती है। ठीक है, और अंदर से जल उनका ऐसे बहा करता है। जलोढ़ पंख आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर जलोढ़ शंख को मिल जाएंगे। इन स्थलाकृतियों का जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंख, याद करिए इनको। जलोढ़ पंख, अगर ये सब आपने डाल दिया तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंख, इनका निर्माण हो जाता है, ये स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। नदी के बीच में गायब होने की बात की गई है कि इसके बीच गायब हो जाती है, तो ये जो यहाँ पर अवसाद होंगे वो ककड़ीले पथरीले टाइप के होते हैं, है ना। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो पथरीली ककरीली पाई जाती है, पथरीली मिट्टी पाई जाती है, ककरीली मिट्टी पाई जाती है। काकर पाथर, जो कबीरदास जी ने कहा था ना, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ताचर मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए, है ना। मस्जिद लिया बनाए, बहरा हुआ खुदाए, ऐसी बातें कह देते थे कबीर। भूगोल में नहीं उपयोग है, लेकिन काकर पाथर आपको याद रहेगा। इसी के जस्ट बगल में जहाँ पे ये भाबर क्षेत्र समाप्त होता है, भाबर के बाद में इसी से लगा हुआ तराई क्षेत्र चालू हो जाता है। यानी कि शिवालिक के जस्ट बगल में भाबर है और भाबर के जस्ट बगल में तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र में जो ये नदियाँ थीं जो यहाँ गायब हो गई थीं, ये गायब नदियाँ पुनः ये प्रकट हो जाती हैं। और ये पुनः कहाँ पर प्रकट होती हैं? तराई क्षेत्र में। तो जो भाबर क्षेत्र है, भाबर के साउथ में आप जाएंगे तो आपको तराई क्षेत्र मिलेगा। तराई क्षेत्र की जो मृदा होती है वहाँ पर आर्द्रता खूब ज़्यादा पाई जाती है, नमी युक्त मृदा पाई जाती है। दूसरा यहाँ पे ये भाबर और तराई दो दिया था ना, तो तराई में नमी युक्त मृदा पाई जाती है, दलदली भूमि पाई जाती है। और जहाँ पर नमी पाई जाएगी, दलदल पाया जाएगा, तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े पतंगे ये सब ज़्यादा पाए जाएंगे। मच्छरों की भरमार यहाँ पर होती है, तो मच्छरों से संबंधित जितनी बीमारियाँ हैं वो भी ज़्यादा पाई जाती हैं। यहाँ पे जैव विविधता भी ठीक ठाक पाई जाएगी, घने जंगल पाए जाएंगे, घासें पाई जाएंगी क्योंकि दलदली है भूमि, और पानी की मात्रा भी यहाँ पे मिल रही है ना। वन्य जीव यहाँ पर मिलेंगे। चले जाइए कतरनिया घाट, है ना, लखीमपुर का पूरा एरिया, श्रावस्ती का पूरा एरिया, बहराइच होते हुए ये पूरा आप देखिए। तो आपको ये पूरा जो बेल्ट ये पूरा मिलेगा, यहाँ तक पूरा आप लास्ट तक जाएंगे, इधर तक पूरब तक,
तो गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोंडा, ये पूरा एरिया, महाराजगंज तक उधर चले, देवरिया तक चले जाइए, तो ये पूरा एरिया ऐसा ही है। तो यहाँ पर दलदली भूमि है, नमी पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है, मिट्टियों का जो विकास होता है यहाँ पर वो चिपचिपी मिट्टियाँ थोड़ी मिलेंगी, महीन अवसादों से निर्माण होगा, कंकड़ पत्थर यहाँ रह जाएगा, उसके बाद बह के आगे अवसाद आ जाएंगे। काफ़ी चौड़ा भी हो जाता है, ये 80-90 किलोमीटर तक की चौड़ाई इसकी तराई वाले बेल्ट की पाई जाती है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो यहाँ पे बहुत अच्छी खेती नहीं होती थी, जंगल घास के मैदान पाए जाते थे, लेकिन ये पूरा जो क्षेत्र है ये बहुसंख्य आबादी वाला क्षेत्र है, जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। तो जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, आवश्यकताएं बढ़ने के साथ साथ में यहाँ पर क्या हुआ, चावल, गेहूँ, इन सब की खेती बड़े पैमाने पर की जाने लगी। ठीक है, और ये एरिया जो है, जो तराई वाला, ये गेहूँ और चावल ये तो खाने पीने के लिए, साथ में गन्ने की खेती के लिए भी जाना जाता है। बाकी अब व्यावसायिक फसलें और बहुत सारी की जाती हैं व्यापारिक, लेकिन गन्ने की खेती के लिए भी ये जाना जाता है। साखू, साल, ये सब आपको वृक्ष मिल जाएंगे, तेंदुए के वृक्ष मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ से शुरू करिए आप, ये पूरा एरिया और यहाँ तक आप चले आइए। ये पूरा आपका जो मैदान है ये गंगा का मैदान है। ग्रीन से आप इसको दिखा दीजिए। ये पूरा मैदान, ये गंगा का मैदान है। अब गंगा का जो मैदान है ये गंगा के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है, इसी कारण से इसको गंगा का मैदान कहा जाता है। इतना तो आप जानते हैं। सबसे पहले आपने शिवालिक रेंज देखी, तो शिवालिक रेंज में आपने देखा, शिवालिक रेंज के जस्ट दक्षिण में भाबर क्षेत्र था। भाबर के बाद में आपका तराई क्षेत्र था। तराई के बाद में आपका आएगा गंगा का मैदान। नॉर्थ टू साउथ ये विकास आपको ऐसे देखने को मिलेगा। गंगा के मैदान की सबसे बड़ी विशेषता है ये बहुत उपजाऊ मैदान है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये बहुत उपजाऊ है, और उपजाऊ होने के साथ साथ में ये समतल मैदान है। समतल है और उपजाऊ है तो मानव बसाव के लिए ये बहुत अनुकूल है। उपजाऊ है तो कृषि के लिए बहुत अनुकूल है, मानव बसाव और कृषि दोनों के लिए अनुकूल है। तो यहाँ का जो घनत्व होगा, जनघनत्व, ये जनघनत्व बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाया जाएगा। यहाँ पे आसानी से खेती हो जाएगी, लोग बस जाएंगे। नदियाँ हर साल यहाँ पे जलोढ़ निक्षेपण करेंगी, तो उन निक्षेपण से जो जलोढ़ लेके आएंगी, जलोढ़ का निक्षेपण यहाँ पर होता रहेगा, तो ये इसका उपजाऊपन बरकरार रहेगा। बार बार नदियाँ आएंगी। पश्चिम क्षेत्र में इसकी ढाल उत्तर से दक्षिण पाई जाएगी, पूर्वी क्षेत्र में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ये ढाल मिलेगी। इधर ढाल ऐसे है, यहाँ पे ढाल ऐसे है, जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर ढाल ऐसे है, फिर इधर आप आएंगे तो ऐसे ढाल पाई जाएगी। इसको दिखा दीजिएगा, मैप हर जगह आंसर में आपको डालना है। पश्चिम क्षेत्र की ढाल ज़्यादा तीव्र होगी, यहाँ की ढाल थोड़ी सी मंद होगी। जैसे जैसे आप पूरब बढ़ते चले जाएंगे इधर की ढाल मंद होती चली जाएगी। मान के चलिए लगभग 80 से 240 मीटर, 240 मीटर की ऊंचाई का ये मैदानी क्षेत्र है, यानी कि जल प्लावित वैसे नहीं रहेगा। और पूरे उत्तर प्रदेश का 3/4 क्षेत्र इसी में विस्तृत है। देखने में भी आपको लग रहा होगा, केवल 25% में आपको ये तराई और भाबर, सहारनपुर वाला जो क्षेत्र है और दक्षिण का पठार ये मिलेगा। ये क्षेत्र भी, गंगा का जो मैदान है
गंगा के मैदान को हम दो भागों में बांटते हैं और दोनों हैं जलोढ़ के मैदान ही, लेकिन उसको एक को हम कहते हैं बांगर और दूसरे को यहां पर कहते हैं खादर। क्या अंतर है दोनों में? जो बांगर है, बांगर पुराने जलोढ़ के मैदान होते हैं जिनका निर्माण मध्य प्लेस्टिनोसीन काल के दौरान जलोढ़ मृदा जो आई थी उसके कारण हुआ था, है ना। ये पुराने जलोढ़ के मैदान है। पुराने जलोढ़ हैं यानी कि अब नया पानी यहां पे नहीं पहुंचता, नवीन जलोढ़ की पहुंच नहीं है यहां पर, और ये नवीन जलोढ़ है। इसको हमने बताया प्लेस्टिनोसीन काल के हैं ये, प्लेस्टिनोसीन काल के हैं ये, और ये तो वर्तमान समय भी इनका विकास हो रहा है। यहां पर ये पुराने जलोढ़ हैं। यहां पर आपने सुना होगा एक भूर होती है, भूर कंकर, तो भूर और कंकर का निर्माण यहां पर होता है, और जब भूर उड़ जाती है तो ऊबड़ खाबड़ वहां पे स्थलाकृतियां ऐसे बन जाती हैं, जहां जहां से उड़ जाएगी उस तरीके ऊबड़ खाबड़। तो भूर और कंकड़ यहां पर पाए जाते हैं, भूर और कंकड़ यहां पर पाए जाते हैं। जहां तक नवीन जलोढ़ की बात है, जो खादर है बहुत उपजाऊ होता है ना। ये उपजाऊ कम होता है, जीवाश्म यहां पर पाए जाएंगे, हरे रंग की मिट्टी पाई जाएगी बांगर में, लेकिन यहां पर मोटे कणों वाली जो मृदा मिलेगी वो उपजाऊपन अपेक्षाकृत इनसे कम होगा, कम उपजाऊ होगी, और ये खूब उपजाऊ होती है। यहां पर हर बार नई जलोढ़ मृदा आती है। यहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, जलोढ़ का निर्माण नहीं होता तो यहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। ये भी तो जो खादर होता है, खादर ये नवीन जलोढ़ है और ये खूब उपजाऊ होता है। हर बार यहाँ पर बाढ़ का पानी भी आता है, बाढ़ के क्षेत्र भी होते हैं, और यही वो क्षेत्र है जहाँ पर गन्ना, चावल, गेहूँ इन सब की खेती हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये जो ये मैदान है गंगा का मैदान, ये आपका हो गया। अब गंगा के मैदान को भी कई भागों में हम बांटते हैं। गंगा के मैदान को आप देखेंगे तो ऊपरी दोआब, मध्य दोआब और निम्न दोआब, इन तीन भागों में बांटते हैं, है ना। जो गंगा यमुना का दोआब है उसमें गंगा और यमुना को भी मिला लेते हैं। गंगा यमुना का जो दोआब है उसको तीन भागों में हम बांटते हैं, लेकिन बावजूद इसके इतना नॉलेज काफ़ी है आपके पास। अब जैसे गंगा यमुना का दोआब होगा तो गंगा और यमुना गंगा की सहायक है, उसके द्वारा पूरा क्षेत्र जो कवर किया जाएगा। आप शुरू करेंगे इधर शाहजहाँपुर से, और शाहजहाँपुर से प्रयागराज तक आप चले आएंगे। ये पूरा एरिया, इसके तीन भाग, सबसे पहले ऊपरी, ऊपरी के बाद में मध्य, मध्य के बाद में निम्न दोआब। तो एक कैटेगरी आप ये लिख दीजिएगा। ऊपरी दोआब शुरू होता है सहारनपुर से बुलंदशहर तक। जो ऊपरी है, ऊपरी आप सहारनपुर से बुलंदशहर तक सबसे पहले इधर का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो मध्य वाला है ये आपका वही अलीगढ़ से शुरू होगा और कन्नौज तक आएगा, औरैया तक पूरा इधर चला जाएगा, अलीगढ़ से औरैया तक। और जो निचला दोआब है, निचला वाला दोआब सबसे इधर आ जाएगा, तो ये कानपुर से शुरू होगा और प्रयागराज तक चला जाएगा। यहाँ पे प्रयागराज है ना, कानपुर से प्रयागराज तक जाएगा, कानपुर से प्रयागराज। ये बेसिकली यहाँ तक, और ये विस्तार आप दिखा लीजिए। फिर आता है आपका एक डिवीज़न, और उसमें हम कहते हैं अवध का मैदान, रुहेलखंड का मैदान, इस तरीके से भी बंटवारा करते हैं, लेकिन इतना मेंस के लिए आपको जानना जरूरी नहीं है। दक्षिण का जो पठार है, ये पूरा इधर वाला हिस्सा जो आपने यहाँ पर पढ़ा था, ये वाला हिस्सा जहाँ पर, ये दक्षिण के पठार में आता है। यहाँ का ये हिस्सा, ये पूरा दक्षिण के पठार वाले हिस्से के अंतर्गत आता है। तो उत्तर प्रदेश का ये सबसे दक्षिणी भाग है, और इसकी जो सीमा है, ये उत्तर में आपकी जो गंगा यमुना की नदियां हैं,
यमुना नदी का जो विस्तार है उससे निर्धारित होती है। और आप इधर दक्षिण में चले जाएंगे तो दक्षिण में आप बिल्कुल जब साउथ में जाएंगे तो यहाँ पर आपको नदियाँ मिलेंगी, चंबल, केन, बेतवा, सोन, ये सब बहती हुई मिलेंगी। और ये नदियाँ कौन है? ये वही गंगा यमुना नदी तंत्र के ही पार्ट है। फिर दक्षिण में आप जाएंगे तो यहाँ पर फिर ये मध्य प्रदेश वाला जो एरिया पूरा आ जाएगा। ये अगर आप इसको डिवाइड करके जानना चाह रहे हैं तो ऐसे आप समझ सकते हैं। एक आपको ट्रांस यमुना क्षेत्र मिलेगा। सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा, ये आगरा मथुरा जो ये ज़िले हैं यहाँ से ये शुरू होगा और आगरा मथुरा से लेके पूरा ये यहाँ तक चला आएगा। आप ये यूपी के जो पश्चिमी ज़िले हैं ये इसमें कवर्ड हो जाएंगे। मतलब आगरा मथुरा यही सब आएगा, ट्रांस यमुना क्षेत्र। फिर आपका आता है दूसरा ये वाला, यहाँ पर आप एक तीसरा एरिया जो आपने पढ़ा है ये दक्षिणी का पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र प्रदेश जो है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो इसको 3 भागों में आप बांट सकते हैं, ट्रांस यमुना। ट्रांस यमुना में मैंने आपसे कहा कि आगरा और मथुरा वाला जो एरिया है ये पूरा आ जाएगा। सेकंड नंबर पर आप इसमें डिवीज़न कर सकते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार में जो सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, चंदौली है, ये पूरे एरिया आ जाते हैं। इनके पास का एरिया इसमें शामिल किया था। प्रयागराज भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा बघेलखंड का एरिया है। बघेलखंड इसके अंतर्गत आता है। बघेलखंड तो ये पूरा एरिया। बघेलखंड में आपको मैंने बताया ना कि इसके अंतर्गत सोनभद्र आ जाएगा, ललितपुर आ जाएगा, ललितपुर छोड़ दीजिए, सोनभद्र आ जाएगा, चंदौली आ जाएगा, मिर्ज़ापुर आ जाएगा और इधर प्रयागराज का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, नर्मदा और सोन की भ्रंश घाटी यहाँ पर स्थित आपको मिल जाएगी। नदियाँ आपको सोन मिल जाएगी, कर्मनासा मिल जाएगी, बेलन मिल जाएगी, ये सब नदियाँ यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, ये एक। तीसरा एक यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं और वह है बुंदेलखंड। अभी पहले जो हमने पढ़ा था ना ये बुंदेलखंड, तो जो तीसरा बुंदेलखंड का हिस्सा है ये मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि नीच चट्टानों से ये निर्मित पूरा हिस्सा है। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये सीमा का निर्धारण भी करता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये सीमा का निर्धारण करने वाला हिस्सा है। यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यहीं से नीच चट्टानों ये पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में ये बट जाता है आधा आधा। सीमा का निर्धारण न कहिए, ये दोनों राज्यों में बटा हुआ है ऐसा आप कहिए। ठीक है, तो ये पूरा जो विंध्यन श्रृंखला है आपका, जो विंध्यन श्रृंखला का पूरा हिस्सा है वो इसी में आ जाएगा। झांसी से लेके आप शुरू करेंगे, झांसी, जालौन, इधर आप महोबा, ललितपुर, बांदा चले आएंगे, हमीरपुर चले आएंगे, यहाँ पर चित्रकूट जो मैंने आपको बताया था, चित्रकूट, ये सब पठार उसी के अंतर्गत आएंगे। बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत ही आ जाएंगे। जलप्रपातों का निर्माण यहाँ पर होगा, कुछ जलप्रपात मिलेंगे, कुछ गहरे गड्ढे मिलेंगे, खड्ड मिलेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो ये जो हमारा एक भौतिक विभाजन था ये कंप्लीट हुआ। अब एक इसमें ये बच रहा है जो कहीं कहीं आपको मिलता है, सहारनपुर का शिवालिक तलहटी क्षेत्र। तो जो सहारनपुर का शिवालिक तलहटी क्षेत्र है इसके बारे में बस इतना जान लीजिए, ये सहारनपुर का जो उत्तरी हिस्सा है, सहारनपुर का उत्तरी और यहाँ पर ये उत्तर पूर्वी, सहारनपुर ये है पूरा, तो उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिस्से में शिवालिक रेंज से लगा हुआ ये हिस्सा पाया जाता है। इधर आपका उत्तराखंड है, यहाँ पर क्या मिलेगा, इधर उत्तराखंड मिलेगा, इसके पश्चिम में आप देखेंगे। और ये जो है आप ये कह सकते हैं कि शिवालिक के बिल्कुल पास का बस छोटा सा एक हिस्सा है जो कहाँ पाया जाता है, सहारनपुर में। इसका नाम भी इसीलिए सहारनपुर का शिवालिक तलहटी क्षेत्र इसमें रखा गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ ये उत्तराखंड के पास में है तो कुछ वैसी विशेषताएं भी आपको मिल जाएंगी। बाकी ये बहुत प्रमाणिक विभाजन के तौर पर इसको नहीं माना जाता है। तो आप 3 लिखिए, बाबर तराई का प्रदेश, गंगा का मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पठारी प्रदेश। इनको 3 लिख के, और जैसे हमने मैप में यहाँ पर दिखाया है ऐसे आप इन तीनों को दिखा दीजिए। चौथा दिखाना हो तो इसको यहाँ दिखा दीजिए, बाकी ऐसे दिखा दीजिए। कलर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ऐसे कुछ साइन बना लीजिए, कुछ ऐसे ऐसे साइन बना लीजिए, कुछ ऐसे
क्रॉस करके बना लीजिए और इनको दिखा दीजिए, तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। कल का जो हमारा डिस्कशन होगा, अगला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे जहाँ से प्रश्न आपसे, जैसे सिंचाई आपसे पूछा जाता है, तो अगर हम नदियों को देख लें, जलवायु को समझ लें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम उसको कल नेक्स्ट क्लास में, मतलब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, और इसी स्ट्रेटजी से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। हमारी किताब भी बहुत जल्दी आने वाली है, ये उत्तर प्रदेश पे पेपर वाइज। तो इस पेपर वाइज किताब में हम कोशिश करेंगे कि लगभग आपका 80-90% कवर ही हो जाए हर हाल में, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत भटकना ना पड़े करंट के मुद्दों को छोड़ के, क्योंकि करंट हमेशा चेंज होगा, बाकी वो स्टैटिक बुक बन जाए। थैंक यू सो मच।